गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी। आइए हम आज पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर्स, बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और इसके साथ इसके स्टैटिक जीके भी साथ साथ बताए जाएंगे और देश दुनिया की खबरों पर आधारित जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स से हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में प्रमुख एडुटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। एजुकेशन फॉर ऑल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ग्लोबल एम्बेसडर जो नियुक्त किया है वो किया है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। बायजूस जो है भारत में एक एजुकेशन स्टार्टअप है। एजुकेशन स्टार्टअप कंपनी है। स्टार्टअप जो काफ़ी तेज़ी से एक स्टार्टअप के रूप में उभरी है, जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए जीरो से लेकर कंपटीशन की तैयारी तक जो है इसमें करवाया जा रहा है। तो एजुकेशन स्टार्टअप कंपनी है बायजूस। एजुकेशन स्टार्टअप कंपनी जो है वो बायजूस है। और लियोनेल मेसी को उन्होंने ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, है ना, और एक्टिव खिलाड़ियों के गोल करने के मामले में दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी एक्टिव खिलाड़ियों में। वैसे चौथे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो एजुटेक कंपनी जो है बायजूस ने एजुकेशन सभी के लिए एजुकेशन के लिए एक वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर इनको दिया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एजुटेक कंपनी के साथ समझौता किया है। किसके लिए किया है? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये एक समझौता किया गया है लियोनेल मेसी के साथ। फुटबॉल के दुनिया में लगभग 3.5 बिलियन प्रशंसक हैं। लियोनेल मेसी मीडिया पर करीब 450 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो वैश्विक स्तर पर शिक्षा के लिए एक सुलभ और समान किफ़ायती बनाना है, इसलिए ऐसा किया गया है। ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकॉन लियोनेल मेसी, जिनका कि काफ़ी प्रभाव है, के लिए किया गया है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, लियोनेल मेसी हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर? विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में भारत पहले स्थान पर है। भारत पहले स्थान पर है सबसे ऊपर। रिपोर्ट एंड वर्ल्ड ने की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को चीन और दुनिया से आगे दुनिया की रोशनी वाले देश के रूप में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित यूएस ये जो संस्था है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे सस्ते विनिर्माण देशों की सूची में भारत जो है पहले स्थान पर है। इसमें 85 देशों को शामिल किया गया है। 73 विशेषताओं पर 85 देशों का मूल्यांकन करती है। तो विनिर्माण के मामले में 1 नंबर पर है। साहसिक, चपलता, उद्यमिता, व्यवसाय के लिए खुला, सामाजिक उद्देश्य के लिए, जीवन की गुणवत्ता के लिए किया गया है। तो भारत ने सबसे सस्ते विनिर्माण लागत में 100% स्कोर किया है। इसमें इसका स्कोर, भारत का स्कोर 100% स्कोर है। भारत विनिर्माण के मामलों में 100% स्कोर किया है, बिल्कुल नंबर 1 है। ओवरऑल रैंकिंग इसमें जो है 100% स्कोर है। ओवरऑल रैंकिंग में भारत का 31वां स्थान है ना, ये बात याद रखिएगा। चलिए
हाल ही में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो पुरुष स्क्वैश टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ये बिल्कुल सही जवाब, स्वर्ण पदक जीता है भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप, एशियाई पुरुष स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये बात याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण होगा, है ना। स्वर्ण पदक जीतिया भारतीय टीम ने, कहां हुआ था और किस टीम को हराकर इन्होंने किया, ये बात याद रखेंगे। दक्षिण कोरिया में हुआ, कुवैत को 2-0 से हराया। आयोजन कहां हुआ इसका? आयोजन दक्षिण कोरिया का एक जो शहर है जिसका नाम है चेओंगजू। दक्षिण कोरिया के चेओंगजू, है ना, ये याद रखेगा, चेओंगजू में हुआ। कुवैत को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक भारत ने जीता। तो तीनों इंफॉर्मेशन एक साथ आप लोग याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे। इसमें भारतीय टीम का अगुवाई सौरव घोषाल ने किया। भारतीय टीम की अगुवाई सौरव घोषाल ने किया। तो ये बात याद रखना है, भारतीय टीम की अगुवाई जो है वो सौरभ घोषाल ने किया। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होगा, सौरभ घोषाल ने अमार अल्तामिमी को 11-9, 11-2, 11-3 से हराकर टीम को अजय बढ़त दिला दी। अभय सिंह, फलाह मोहम्मद के बीच तीसरा मैच नहीं खेला गया क्योंकि टंडन घोषाल की जीत के बाद भारत 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर चुका था। तो इस तरीके से फाइनल में कुवैत को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कहां हुआ है? दक्षिण कोरिया के में हुआ था, स्वर्ण पदक जीता। किसने पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया है? किसने यह ग्रामीण विकास एजेंडा जो एक पुस्तिका है उसका विमोचन किया है? किसका विमोचन किया है? हमारे पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। क्या गिरिराज सिंह ने पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का अनावरण किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ये कौन है? केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो गिरिराज सिंह क्या है? पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इन्होंने पुस्तिका का विमोचन, ग्रामीण विकास एजेंडा नाम की पुस्तिका का विमोचन किया है, याद रखेंगे। इस पुस्तिका में मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सभी योजनाओं की जानकारी दी गई है। इस पुस्तिका में योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो याद रखेंगे, इस पुस्तिका में योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो एक महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस फुटबॉलर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? अभी हाल ही में एक फुटबॉलर हैं
और ये स्पेन के फुटबॉलर हैं। फुटबॉलर क्या किया है इन्होंने, संन्यास की घोषणा कर दी। तो इस फुटबॉलर का जो नाम है जेरार्ड पिक है, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। जेरार्ड पिक ने संन्यास की घोषणा कर दी। ये शकीरा के पूर्व पति हैं। 35 साल की उम्र में संन्यास लिया इन्होंने। 35 साल की उम्र में संन्यास लिया है। शकीरा के पूर्व पति, शकीरा के पति हैं। शकीरा जो पॉप सिंगर हैं शकीरा। जेरार्ड पिक कहां के हैं, तो जेरार्ड पिक जो है वो स्पेन के हैं, है ना। स्पेन के स्टार फुटबॉलर हैं। स्पेन के फुटबॉलर है ना। तो याद रखिएगा, स्पेन इज द राइट आंसर। स्पेन के फुटबॉलर है, ये ध्यान रखिएगा। 35 साल की उम्र में जेरार्ड पिक ने संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका हैं फातिमा शेख जो है भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका हैं। और आप देखेंगे भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका हैं। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की सहयोगी रही हैं। ये सावित्रीबाई फुले एवं ज्योतिबा फुले की सहयोगी रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका हैं सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की सहयोगी रही हैं ये। फातिमा शेख शिक्षिका, समाज सुधारक, उन्हें व्यापक रूप से भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1831 को पूना बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इसमें जो उत्तर आंध्र प्रदेश ने अपने सिलेबस में ये शामिल किया है। जो इनका जन्म हुआ था, अगर हम देखें जन्म हुआ था 1931 में जन्म हुआ इनका, 9 जनवरी 1831। 9 जनवरी 1831 में पूना बंबई में इनका जन्म हुआ, है ना। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका हैं। मृत्यु 9 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई। मृत्यु 9 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई, है ना, याद रखेंगे। समाज सुधारक और शिक्षक थी। ये समाज सुधारक भी थी। ये समाज सुधारक भी थी। तो ध्यान रखिएगा, मध्य आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने पाठ्य पुस्तकों में इनके नाम पर एक क्या कर लिया, एक शामिल कर लिया है, एक चैप्टर शामिल कर लिया जो कि इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। हाल ही में मिस्र में COP 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे, ये याद रखें। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो हमारे जो है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री भूपेंद्र यादव जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। भूपेंद्र यादव, है ना। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मिस्र में COP 27 की बैठक में प्रतिनिधित्व करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव COP 27 में ये पार्टिसिपेट करेंगे। 6 से 18 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन कब से होगा?
COP27 आयोजन कब से होगा? 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में होगा। COP27 6 से 18 नवंबर 2022 मिस्र के शर्म अल शेख में होगा। पिछला नवंबर 2021 में ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में। पिछला COP26 ग्लासगो COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में नवंबर 2021 में हुआ था, है ना। नवंबर 2021 में हुआ था, यह भी याद रखिएगा। COP26 इसका विषय क्या होगा? COP27 का विषय। तो यहां पे आप याद रखेंगे COP27 का विषय। COP27 का विषय आप लोग याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लोगों और ग्रह के लिए उद्धार। लोगों और ग्रह के लिए, लोगों और ग्रह के लिए उद्धार। लोगों और ग्रह के लिए उद्धार होगा। ये जरूर याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। लोगों और ग्रह के लिए उद्धार, डिलीवरिंग फॉर द पीपल एंड प्लेनेट, है ना। तो COP एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जो संयुक्त राष्ट्र का, है ना, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पर होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड, ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने? तो इसको लॉन्च किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक ई उपहार पोर्टल भी लॉन्च किया और CM डैशबोर्ड भी लॉन्च किया। इससे क्या होगा? तो इसके तहत सभी योजनाओं की जानकारी, कितना पैसा खर्चा हो रहा है, कितना पैसा किस किस तरीके से खर्चा हो रहा है, सबकी जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। एक क्लिक करते हैं इन सारी चीजों की जानकारी यहां पर मिल जाएगी कि कहां पर कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना दिया गया, ये सब कुछ यहां से पता चल जाएगा। CM डैशबोर्ड से, CM डैशबोर्ड से पता चल जाएगा। काम के स्टेटस का पता चल सकेगा, धन कहां गया, किसको गया, कितना गया और कितना खर्च हुआ, सब ऑनलाइन होगा। काम के स्टेटस का पता, काम के स्टेटस का पता चल जाएगा। काम के स्टेटस का पता चल जाएगा यहां से कि धन कहां गया, कितना गया, कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ इत्यादि। इसकी पूरी जानकारी CM डैशबोर्ड से मिल जाएगी। ये इसीलिए बनाया गया है CM डैशबोर्ड। सभी विभागों को विकास परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एक क्लिक पर प्राप्त हो जाएगा, है ना, उपहार पोर्टल पर। उपहार नीलाम होने, इस पर क्या होगा? CM को मिले सभी उपहार नीलाम होंगे। CM को मिले सभी उपहार नीलाम होंगे।
नीलाम होंगे और मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगा और सभी विकास कल्याणकारी योजनाओं में, विकास कार्यों में वो पैसा खर्चा किया जाएगा। ई उपहार पोर्टल, सीएम डैशबोर्ड, सीएम डैशबोर्ड सारी विकास परियोजनाओं, वहाँ पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, किस तरीके से सब पता चल जाएगा एक क्लिक पर। उपहार पोर्टल पर सीएम को मिली सभी चीज़ें नीलाम की जाएगी और उससे मिले हुए पैसे को विकास परियोजनाओं में खर्च किया जाएगा। तो मनोहर लाल खट्टर ने जो है इस तरीके की एक सीएम डैशबोर्ड और ई उपहार पोर्टल लॉन्च किया है। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्च हुआ है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है। तो इसको जीता है पहली बार मुंबई ने जीता, पहली बार मुंबई ने जीता है। मुंबई पहली बार जीता, पहली बार जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार मुंबई ने जीत लिया। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर पहली बार जीता। मुंबई ने हिमाचल को 3 विकेट से हरा दिया। तो मुंबई ने हिमाचल को 3 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। हिमाचल ने 144 रन का लक्ष्य रखा, मुंबई की टीम ने 7 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। हिमाचल की टीम 143 रन बनाई, 144 का लक्ष्य दिया, 7 विकेट खोकर मुंबई ने हासिल कर लिया। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण गया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीत ली है, हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार जीता इसने। हाल ही में किसने एक नया चैटबॉट बनाया है? क्या नाम है? आधार मित्र। आधार मित्र नया चैटबॉट लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है UIDAI, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। UIDAI इसने किया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ना, UID को यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यू से यूनिक, ID से आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसने जो है एक नया चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया है। आधार मित्र लॉन्च किया है और ये क्या है? चैटबॉट 19 सुविधाओं के साथ काम करता है आधार मित्र। इसकी प्रमुख विशेषता आधार नामांकन अपडेट की स्थिति की जांच। आधार नाम इसके तहत आधार नामांकन, इसके तहत आधार नामांकन अपडेट की स्थिति की जांच, आधार का नामांकन हो सकता है, अपडेट की स्थिति की जांच हो सकता है, आधार PBC कार्ड की स्थिति को ट्रैक करना, आधार की स्थिति को ट्रैक करना, शिकायतें दर्ज करवाना, आधार की स्थिति दर्ज कराना, शिकायतें दर्ज करना, इत्यादि, ये सब काम इस पर हो जाएंगे। आधार मित्र जो एक चैटबॉट है, तो सारी बातें यहां हो जाएंगी। एक मजबूत ग्रीवांसेज है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा है ना। तो यहां पर अच्छे तरीके से यहाँ पर लोगों की स्थितियों की, आधार नामांकन, अपडेट की स्थिति, आधार की स्थिति दर्ज कराना, शिकायतें दर्ज कराना, इस तरीके के जो भी अपडेट होंगे ये हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो एक आधार मित्र जो है UIDAI ने बनाया। UIDAI की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। 2009 में यही आधार 12 अंकों का आधार, 12 अंकों का आधार, 12 अंकों का आधार नंबर देता है।
12 अंकों का आधार नंबर देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, UIDAI, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।